हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आप लोगों की इच्छा अनुसार आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलयन या सॉल्यूशन होता क्या है। तो दरअसल कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब homogeneous mixture of two or more than two substances is called solution। मतलब दरअसल अगर देखें हम, जैसा कि पानी लें, पानी में अगर चीनी डालें और उसको शेक कर दें, हिला दें, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चीनी पानी में घुलकर गायब हो जाती है। अरे गजब, जादू हो गया भाई, चीनी कहाँ गई? तो दरअसल चीनी, जैसा कि हम जान रहे हैं, सभी पदार्थ अणुओं से बने हैं, तो चीनी भी छोटे छोटे अणुओं में टूटकर पानी के अंतरा अणुओं के बीच में जो स्थान है उसमें चीनी के कण समाहित हो गए और इस प्रकार एक समांग मिश्रण बन गया। मतलब चीनी पानी में समान रूप से घुल गई, नीचे ऊपर अगल बगल बिल्कुल एक अनुपात में चीनी का उसमें वितरण हो गया। इसी को बोलते हैं समांग मिश्रण। यह विलयन है। अब इससे इतर अगर हम एक देखें कि पानी लें, पानी में हम थोड़ी मिट्टी डालें, उसको शेक करें, हिलाएं, तो अब हम देखेंगे कि मिट्टी पानी में घुली तो, लेकिन समान रूप से नहीं घुलती है। कुछ मिट्टी के बड़े कण नीचे रहेंगे, हल्के वाले ऊपर, और ऊपर एकदम हो सकता है बिल्कुल स्वच्छ पानी दिखाई देगा। मतलब यहां मिश्रण तो बना लेकिन समांग मिश्रण नहीं बना। मतलब दो पदार्थ समान रूप से आपस में मिक्स नहीं हुए, यह विषमांग मिश्रण है, इसे विलयन नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन में दरअसल दो चीजें हुआ करती हैं, एक होता है विलेय यानी सोल्यूट और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं और विलयन समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दरअसल विलयन के अंदर जो घटक कम मात्रा में होता है जनरली उसको हम लोग विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो घुलता है उसे विलेय और जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने चीनी को पानी में भी घोला तो उसमें चीनी विलेय है, चीनी सोल्यूट है, और पानी विलायक यानी सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अब विलयन के बारे में ही कुछ हम लोग थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। तो दरअसल जैसे कि पदार्थ तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, उसी तरह से विलयन भी तीनों रूपों में मिलता है। कुछ विलयन ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं। विलयन ठोस भी होता है, यस, जैसे मिश्र धातु में भाई, एलॉय जिनको हम बोलते हैं, ALLOY एलॉय। जैसे आपका पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है, उसमें तांबा और जस्ता मिले होते हैं समांग रूप से। जनरली तांबा और जस्ता 70 और 30% के हिसाब से उसमें विद्यमान रहते हैं पीतल के अंदर। इसी प्रकार जो सोने के जेवरात बनते हैं, सोना एक्चुअली बहुत मुलायम होता है, गोल्ड, तो उसमें थोड़ा हार्डनेस लाने के लिए, कठोरता लाने के लिए सोना में कुछ मात्रा में तांबा मिला दिया जाता है, कॉपर मिला दिया जाता है। तो वो भी तो मिश्र धातु और एक समांग मिश्रण है, यानी वह भी तो विलयन है। इसी प्रकार द्रव विलयन की अगर हम बात करें तो अभी पानी लो, पानी में आप एथिल अल्कोहल मिलाओ, शेक कर दो, एथिल अल्कोहल और पानी मिलकर समांग मिश्रण बना लेते हैं। यह द्रव अवस्था में होता है, यह द्रव विलयन का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार गैसीय विलयन की अगर हम बात करें तो यह हवा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं भाई, यह गैसीय विलयन का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप जानते हैं हवा विभिन्न गैसों का समांग मिश्रण होती है। हवा में सबसे ज्यादा लगभग 78, 79 या लगभग 80% कह लीजिए नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस था लगभग 20 से 21% तक ऑक्सीजन गैस होती है। इसके साथ ही 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण आज हम जान रहे हैं विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हवा में बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मायन जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण ध्रुवों पर, पोल्स पर, जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, दो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उन ध्रुवों पर हम जानते हैं बर्फ के पहाड़ हैं।
तो ये भूमंडलीय उष्मायन के कारण, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो CO2 की परसेंटेज बढ़ रही वायुमंडल में, उसके कारण वायुमंडल का ताप दिनों दिन कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। और इससे इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया है कि अगर इसी तरह वायुमंडलीय ताप बढ़ता रहेगा तो एक स्थिति आ जाएगी, ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। उसके पिघलने से समुद्र में पानी का तल बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र तटीय जो इलाके हैं, जो ऐसे देश हैं जो समुद्र के किनारे हैं या गहराई में हैं, वो सब सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। तो इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने की जरूरत है, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो बहरहाल ये गैसीय विलयन का उदाहरण था। अब विलयन के संबंध में कुछ और टर्म, कुछ और शब्दावलियां परिचित हैं, आइए उनसे भी थोड़ा सा हम लोग परिचय कर लेते हैं। जैसे अक्सर एक सुनने को शब्द आता है तनु विलयन, जिसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी वगैरह में विशेष रूप से जो रिएजेंट की बोतल रखी होती है, विकर्मक बोतल के अंदर जो रिएजेंट रखे होते हैं, उनमें आप देखे होंगे कई बार, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भरा है किसी में तो लिखा रहेगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या DIL, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ बच्चे DIL मतलब इसको दिल समझ लेते हैं, ये दिल नहीं है भाई, तो ये असल में डाइल्यूट यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये शब्द प्रचलित है। इसको बोलते हैं सांद्र विलयन या CONC, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन किसी पदार्थ के, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि आदि आदि। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट या तनु और सांद्र ये क्या होते हैं? तो दरअसल में जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ कम मात्रा में घुला हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने पानी में चीनी के घुलने की बात कही, तो जब पानी में चीनी बहुत अल्प मात्रा में घुला हो तो उसे हम बोल देंगे तनु विलयन। जैसे एक गिलास पानी लें, उसमें हम आधा चम्मच चीनी घोल दें तो विलयन तो बना, लेकिन वो तनु विलयन है। इससे अलग अगर हम बात करें कि एक गिलास पानी लें, उसमें हम 15-20 चम्मच चीनी घोल दें तो चीनी का गाढ़ा विलयन बन जाएगा, उसी को हम बोल देंगे सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन का मतलब जब विलायक में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हो तो ऐसी दशा में जो विलयन होता है उसको सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब विलायक में विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा घुली हुई हो तो ऐसे विलयन को हम लोग बोल देते हैं तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया एकदम? चलिए और आगे चलते हैं। अब विलयन से संबंधित कुछ और शब्दावलियां भी बहुत अक्सर इस्तेमाल होंगी विभिन्न चैप्टरों में, नाम आएंगे सुनने को, आपने हो सकता है सुने भी होंगे इससे पिछली क्लासेस में। क्या? जैसे एक होता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक है अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दरअसल होता क्या है कि जब विलायक में हम कोई विलेय पदार्थ घुलते हैं तो वो घुल जाता है। जैसे अभी पानी लें, उसमें हम चीनी डालें, वो घुल जाएगी, थोड़ा और डालें और घुल जाएगी, और डालें घुल जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब पानी के अंदर चीनी घुलना बंद हो जाएगा। उस दशा में जो विलयन मिलेगा उसी को हम बोल देते हैं संतृप्त विलयन। और जब पानी के अंदर चीनी अभी और घुल रहा है और भी और घुलने की संभावना है, ऐसी दशा में जो विलयन है उसे बोल देते हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसा कि हमने कहा कि पानी में चीनी एक कंडीशन आने पर घुलनी बंद हो गई, तो क्या उसमें और हम चीनी नहीं घुल सकते क्या? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे अभी किसी व्यक्ति को लड्डू दीजिए, जैसे एक लड्डू दीजिए वो खा लेगा, और लड्डू दीजिए और खा लेगा, और दीजिए और खा लेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब वो कह देगा बस भाई अब नहीं होगा, अब तृप्त हो गए भाई बिल्कुल। अब तो यानी एक कंडीशन ऐसी आएगी वो बिल्कुल छक गया। वैसे ही विलायक में जब हम विलेय पदार्थ डालते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विलायक के अंदर विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। उस दशा में जो विलयन मिलता है उसी को हम बोल देते हैं संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे अभी पानी लिया हमने, उसमें चीनी घुल रही है और घुल सकती है, तो उस कंडीशन में जो विलयन है वो असंतृप्त है यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें अभी और विलेय पदार्थ घोला जा सके। लेकिन अब अति संतृप्त का मतलब, जैसे हमने अभी कहा कि वो व्यक्ति लड्डू खाना बंद कर दिया, तो क्या उसको अभी और लड्डू नहीं खिलाया जा सकता? खिलाया जा सकता है भाई। वो कैसे? अरे
1,50,000 की गड्डी उसके अगल बगल रख दीजिए, 1,50,000 रुपए रख दीजिए उसके बगल में और कह दीजिए कि अगर तुमने 1-2 लड्डू और खा लिया भाई तो ये पैसा तुम्हारा। अब देखिए तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि यार चलो खा लेते हैं, भले ही हॉस्पिटल जाना पड़े, शायद वो खा लेगा, पक्का। बस यही तो है। इसी तरह जैसे हमने अभी देखा कि पानी में चीनी घुलनी बंद हो गई, विलेन संतृप्त हो गया, तो अब उसको गर्म करिए थोड़ा सा, जैसे गड्डी दिखाने वाला मामला, यानी थोड़ा गर्म करिए विलेन को, उसमें अब थोड़ा बहुत और आप घोल सकते हैं। तो इस दशा में जो विलेन मिला है, गर्म करने पर जो थोड़ी बहुत और मात्रा घुल गई, अब जो विलेन मिला इसी को बोल देते हैं हम लोग अति संतृप्त विलेन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लेकिन जैसे उस आदमी ने लड्डू खा तो लिया, अगर वो गड्डी सरकार हो कि अब ये गड्डी नहीं देंगे भाई, खा लिया तुमने, तो शायद आप देखेंगे कि वो लड्डू जो खाया था बाहर निकल आएगा, पक्का। इसी तरह विलेन में भी होता है। जैसे अति संतृप्त विलेन आपने बना दिया, गर्म करने पर कुछ एक्सेस उसकी क्वांटिटी विलेय पदार्थ की, सोल्यूट की आपने घोल दी, लेकिन जैसे विलेन को ठंडा करेंगे तो जो गर्म करने पर जितना भी थोड़ा बहुत अधिक घुला था, अब जैसे ही ठंडा करोगे विलेन को, तो वह मात्रा, वह द्रव्यमान, वह विलेय पदार्थ जो गर्म करने पर घुला था, वो उसमें ठोस रूप में, क्रिस्टलित रूप में, अविलेय रूप में विलेन के अंदर नीचे बैठ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये टर्म भी क्लियर होंगे, अति संतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। चलिए अब हम लोग विलेन के संदर्भ में कुछ और बातें जान लेते हैं। दरअसल ये तनु और सांद्र, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी सपोज करिए शरबत हमने बनाया, मान लीजिए, तो अभी 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 चम्मच चीनी डालो, इस अनुपात में घोल करके आप किसी व्यक्ति को सर्व करिए, उसको दीजिए। अगर वो बहुत मीठा खाने वाला व्यक्ति होगा तो कहेगा अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसमें कुछ मीठा डाला ही नहीं भाई, बड़ा फीका बना दिया, यानी बड़ा तनु विलेन बना दिया, बड़ा तनु शरबत कर दिया आपने। लेकिन इसी तरह का 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल करके दूसरे व्यक्ति को सर्व करिए वही शरबत, जो कि बहुत कम मीठा खाने वाला मान लीजिए व्यक्ति है, तो जब उसको पिलाओगे वो तो कहेगा अरे यार बहुत ज़्यादा मीठा डाल दिए क्या भाई। तो अब ये डिसीजन, निर्णय लेने वाला वो निर्णय नहीं ले पाएगा कि यार ये शरबत सांद्र है या तनु है। मतलब एक ही विलेन के बारे में 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है। तो केमिस्ट्री में तमाम कैलकुलेशंस या तमाम जगह हम विलेन इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में अलग अलग धारणाएं लोगों की हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग अब विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के तमाम तरीके हम लोगों ने तलाश लिए हैं। जैसे सड़क की लंबाई नापने के लिए आप देखें कि किलोमीटर में जनरली दूरी नापी जाती है, लेकिन मीटर में भी तो नाप सकते हैं भाई, अरे सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, बढ़िया है कि थोड़ा सा मान अधिक आएगा। फीट में भी नाप सकते हैं उसको हम लोग। तो यानी किसी चीज को व्यक्त करने के लिए कई पैमाने प्रचलित है। उसी तरह विलेन के गाढ़ापन को, उसकी सांद्रता को नापने के कई पैमाने प्रचलित हैं। आइए उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो दरअसल विलेन की सांद्रता कई रूपों में व्यक्त की जाती है। एक है प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कंसंट्रेशन। प्रतिशत सांद्रता जैसा कि आप जान रहे हैं कि 100 भाग में किसी पदार्थ का जितना भाग यानी हिस्सा हो वही परसेंटेज कहलाता है। तो विलेन में जो प्रतिशत सांद्रता व्यक्त करने के तरीके हैं, कई तरीके की प्रतिशत सांद्रता व्यक्त की जाती है। एक होता है भार प्रतिशतता या भार प्रतिशत सांद्रता यानी मास परसेंटेज, या इसको हम कह सकते हैं W/W प्रतिशतता। मतलब 100 ग्राम विलेन में, ध्यान देंगे शब्दों पर, 100 ग्राम विलेन में किसी विलेय पदार्थ का जितना ग्राम घुला होता है उसे विलेन की भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। भार प्रतिशत सांद्रता को सूत्र द्वारा हम व्यक्त करते हैं कैसे, कि भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे विलेन का ग्राम में भार इंटू 100। जैसे सपोज करिए किसी पदार्थ का हम कहें कि 10% विलेन है भार के अनुसार, तो उसका मतलब मालूम क्या है? 10% विलेन का मतलब कि 100 ग्राम विलेन में विलेय पदार्थ जो सोल्यूट है वो 10 ग्राम है।
तो यानी विलायक सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार आयतन प्रतिशत सांद्रता के रूप में भी विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं, जिसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज या फिर V अपॉन V प्रतिशतता भी कहते हैं। इसका मतलब दरअसल 100 मिलीलीटर विलयन में, अब हमने 100 ग्राम विलयन बोला था, ध्यान देना, भार वाले में, यहां आयतन वाले में 100 मिलीलीटर, नॉट लीटर, लीटर नहीं, 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ का जितना मिलीलीटर घुला होता है, विलेय होता है, उसे विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का मिलीलीटर आयतन, विलेय सॉल्यूट का मिलीलीटर आयतन बटे विलयन सॉल्यूशन का मिलीलीटर आयतन इनटू 100। अब यहां भी हम बात कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए किसी विलयन का आयतन सांद्रता 20% है, तो इसका क्या मतलब है? तो 20% आयतन सांद्रता का मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 20 मिलीलीटर विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो यानी विलायक कितना है? 80 मिलीलीटर। भाई क्लियर? चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जान लेते हैं कि भार आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज या W अपॉन V प्रतिशतता। तो दरअसल W अपॉन V जैसा कि पता लग रहा है कि 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ का जितना ग्राम घुला होता है उसे भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का मिलीलीटर आयतन इनटू 100। जैसे यहां पर सपोज करिए कहा जाए कि किसी विलयन की भार आयतन परसेंटेज सांद्रता 15% है, इसका क्या आशय है? तो इसका मतलब दरअसल यह है कि 15 ग्राम विलेय पदार्थ 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। क्लियर? चलिए अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक दूसरा तरीका है पीपीएम सांद्रता। जब बहुत अल्प मात्रा में विलेय पदार्थ किसी विलयन में उपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में पीपीएम सांद्रता यानी पीपीएम कंसंट्रेशन के रूप में उसकी सांद्रता व्यक्त की जाती है। ये पीपीएम सांद्रता क्या है? तो एक्चुअली किसी विलयन के 10 लाख भाग, ध्यान देंगे शब्दों पर, 10 लाख भाग मतलब 10⁶ भाग में विलेय पदार्थ का जितना भी भाग उपस्थित होगा, जितना हिस्सा उपस्थित होगा, उसे पीपीएम सांद्रता कहते हैं। अब ये जो विलेय और विलयन का हिस्सा है वो ग्राम में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है और मोल के रूप में भी हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे किसी विलयन के 10⁶ यानी कि 1 मिलियन भाग में, यानी 10 लाख भाग में, यानी 10 लाख ग्राम में विलेय पदार्थ का जितना ग्राम घुला है वह उसकी पीपीएम सांद्रता होती है। पीपीएम सांद्रता बराबर है विलेय का भाग ग्राम में बटे विलयन का भाग ग्राम में इंटू 10⁶। अब ये इनके भाग जैसा कि मैंने बताया कि ग्राम में भी हो सकते हैं दोनों के भाग, या मिलीलीटर में भी हो सकते हैं, या फिर मोल में भी हो सकते हैं। चलिए अब इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि मोलरता या मोललता क्या होती है, क्योंकि इन रूपों में भी विलयन की सांद्रता बड़े पैमाने पर व्यक्त की जाती है। तो आइए देखते हैं मोलरता क्या होती है। तो दरअसल जब मोलरता की बात होती है तो कहा जाता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के उपस्थित मोलों, मोल का मतलब ग्राम अणुओं यानी कि ग्राम में भार पदार्थ का बटे अणुभार, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसे प्रायः कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मतलब 1 लीटर में किसी पदार्थ के जितने मोल घुले होंगे उसे ही मोलरता कहते हैं। मोलरता यानी कैपिटल M बराबर होता है
विलेय के मोलों यानी कि ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन, लेकिन आयतन लीटर में रहना चाहिए। अगर मिलीलीटर में तो उसको हम लीटर में बदल लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं मोलों की संख्या को, मोल का मतलब होता है ग्राम में भार बटे अणु भार, तो इसको ओपन कर देंगे तो इसी का एक और बदलावा रूप एक सूत्र आ जाएगा, क्या कि विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार, और बटे नीचे में था ही विलयन का आयतन, नीचे था ही लीटर में। मोलों की संख्या की जगह ग्राम में भार बटे अणु भार हमने लिख दिया और नीचे ये, तो ये सूत्र भी है मोलरता का। क्लियर है? अब चलिए एक और इसी तरीके से सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं मोललता। मोललिटी की अगर हम बात करें तो दरअसल कहा जाता है कि 1 किलोग्राम विलायक में यानी कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अभी तक हम लोग ले रहे थे विलयन की बात हो रही थी, यहां पर विलायक शब्द है शुरू में। 1 किलोग्राम विलायक में, नॉट विलयन, यहां शब्द पर ध्यान देंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने भी मोल घुले हों वही मोललता कहलाती है। इसे प्रायः इस मोल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता जैसा कि अभी हमने बताया कि मोललता यानी कि स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक मतलब सोलवेंट का भार, और वो भार काहे में रहना चाहिए? केजी में, किलोग्राम में। किलोग्राम में नहीं है तो किलोग्राम में आप बदल लेंगे, 1000 से डिवाइड करके ग्राम में दिया रहेगा तो ये मोललता का सूत्र है। इसको और एक्सटेंड करें अगर हम, तो जैसा कि अभी हमने जाना कि मोल की संख्या का मतलब होता है कि विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार, तो इसी को और एक सरल रूप में लिख सकते हैं हम, क्या कि विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार, उसका मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का भार, और वो भी काहे में रहना चाहिए? केजी में। ये विशेष आप ध्यान देंगे। तो ये मोललता का सूत्र हो गया। क्लियर हो गया? अब एक और टर्म है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का जिसको बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। आइए उसको भी जान लेते हैं। अगर हम मोल अंश की बात करें तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश या विलयन का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज 2 प्रकार का होता है, या तो विलेय का मोल अंश होगा या फिर विलायक का मोल अंश होगा। तो विलेय का मोल अंश कैसे निकालेंगे हम लोग? विलेय का मोल अंश का मतलब विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल अंश या विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसी को हम लोग विलेय का मोल अंश कहते हैं। मान लिया किसी विलयन में विलेय के मोल स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलेय का मोल अंश का फार्मूला हो जाएगा। तो विलेय का मोल अंश बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। दरअसल यहां कहा जा रहा है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में 2 चीजों के मोल रहेंगे ना भाई, विलेय का भी मोल रहेगा और विलायक का भी मोल रहेगा। तो इसीलिए नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल यानी विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल यानी विलयन में कुल मोलों की संख्या। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अगर हम विलायक के मोल अंश की बात करें तो कहा जाता है विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल अंश कहते हैं। तो विलायक का मोल अंश या विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या, यहां पर था विलेय और यहां पर विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे नीचे वही
विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसका जो अनुपात है उसे बोल देते हैं हम लोग विलायक का मोल अंश या विलायक का मोल प्रभाज। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा कैपिटल एन यानी विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलायक का मोल अंश या विलायक का मोल प्रभाज हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में आज जाना। इसके आधार पर तमाम न्यूमेरिकल दिए हैं बुक्स में, उनको आप सॉल्व करिए, आसानी से हो जाएगा। उनका अभ्यास करिए तब तक। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।